नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद और आप सभी को वेलकम करता हूं एजुकेशन नॉलेज चैनल में। और आज डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण प्रक्रिया के चर। ये कंटिन्यू रहेगा, इसका पार्ट 2 हम लोग देखने वाला है। पार्ट 1 जो है ऑडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के चर में और क्या क्या पार्ट आते हैं। उस वीडियो को देखिएगा तो वहाँ सबको सारी चीज़ें समझ में आएगा। ये जो आपका सब टॉपिक है आपका आता है शिक्षण और अधिगम, टीचिंग इन लर्निंग का ही पार्ट है। जिसमें कि अगर पार्ट 1 की बात करते हैं तो पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे कि वेरिएबल्स की बात की जाती है, वो भी टीचिंग प्रोसेस का वो क्या क्या होता है, उन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किए। ये वीडियो अपलोडेड है, अभी तक आप नहीं देखें तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। या फिर हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा तो वहाँ पे आपको बीएड से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आपका ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये QR कोड है, इसको स्कैन कीजिएगा तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वीडियो से संबंधित विभिन्न तरह का इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस की बात की जा रही है। तो टीचिंग प्रोसेस के जो वेरिएबल्स है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो वीडियो को लाइक दीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शिक्षण प्रक्रिया की चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसी में पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और पार्ट 1 में ये डिस्कस किए हुए थे कि योग्यता चर क्या होता है। योग्यता चर की बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किए हुए थे। और काफ़ी डिटेल्स के साथ साथ जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट को हम एक एक करके डील भी किए हुए थे। ठीक है, तो इसी में से आज का जो टॉपिक है इसमें देखने वाले हैं कि संदर्भ चर अधिगमकर्ता के गुण। ठीक है, तो जितने भी संदर्भ चर होते हैं उसमें अधिगमकर्ता मतलब कि जो सीखने वाले हैं, जो लर्नर है, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके क्या गुण है, इसके बारे में समझेंगे। उसी प्रकार से पार्ट 3 और पार्ट 4 भी निकलने वाला है, क्योंकि दोनों आपका काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाता है। इसका ही सब टॉपिक है आपका, काफ़ी लंबा हो जाता है, एक वीडियो में कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो संदर्भ चर की बात कर रहे हैं तो संदर्भ चर में जो अधिगमकर्ता का क्या गुण होता है इसके बारे में समझेंगे। और इसमें और बहुत सारे पॉइंट है जो हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो संदर्भ चर की बात करते हैं तो क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता का प्रमुख स्थान होता है। जब भी हम टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सीखने वाला होते हैं, मतलब जो छात्र होते हैं, ठीक है, जो भी आपका स्टूडेंट है, वो सारे स्टूडेंट का जो भूमिका है सबसे प्रमुख होता है। क्योंकि आप जब सिखाने की बात करते हैं, सिखाएं किसको, सीखने वाला को, तो जो भी सीखने वाला होता है उसका जो स्थान होता है काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। तो आधुनिक समय में बाल केंद्रित या फिर चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया जा रहा है। अर्थात यह है कि हम लोग को जब भी कहीं टीचिंग करने की बात करते हैं तो टीचिंग करने के दौरान क्या होता है कि ये बच्चे को ही केंद्र मान के सारी चीज़ों को करना होता है। उसमें शिक्षक की भूमिका बहुत कम हो जाती है और बच्चे की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तब बच्चे का इंटरेस्ट को, बच्चे का हर एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एजुकेशन देने की ज़रूरत होती है। तो वही क्या आपका चाइल्ड सेंटर कहलाता है। इसमें क्या होता है, चाइल्ड की भूमिका मतलब जो स्टूडेंट होते हैं उसके भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है, और स्टूडेंट जो टीचर की भूमिका होती है उससे क्या होती है, कम हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में अधिगमकर्ता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें आपका जो लर्नर होता है इस सिचुएशन में और ज़्यादा इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता है। अतः ये कह सकते हैं कि अधिगमकर्ता के गुणों का प्रभाव शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर पड़ता है। तो जब टीचिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो टीचिंग प्रोसेस में क्या है कि आपको जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे, जो सीखने वाला है, उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपके टीचिंग प्रोसेस को। क्योंकि कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत तेज़ होता है, कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत तो मंद बुद्धि का होता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो एवरेज होता है। तो सभी बच्चों को लेते हुए आपको क्या होता है, सिखाना होता है, वहाँ पे टीचिंग करना होता है। तो ये बताया गया है कि अगर बात करते हैं कि टीचिंग प्रोसेस को अगर इफेक्ट कर सकता है तो वो कौन कर सकता है, अधिगम करता है। दैट मीन्स जो लर्नर है वो फिर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है या उसको प्रभाव डाल सकता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि अधिगम प्रक्रिया पर सबसे अधिक प्रभाव छात्र के व्यक्तिगत अनुवांशिक गुण हो जाते हैं, सामाजिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और नैतिक विकास इत्यादि पड़ता है। तो जो प्रभाव पड़ने वाला वो प्रभाव किस प्रकार से पड़ सकता है, एक होता है वांशिक गुण, जैसे कि बात करते हैं उसके जो हेरिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव कर सकता है। उसके जो सामाजिक इन्वायरमेंट है उसके बारे में बात करते हैं, उसका मेंटल लेवल की बात करते हैं, उसका इमोशन की बात करते हैं, उसका मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है कि टीचिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। जो बच्चे
के अंदर क्या होते हैं, सारी चीज़ें सम्मिलित होती है। तब बच्चा का जो गुण है अगर जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से आपको टीचिंग प्रोसेस भी देखने को मिलेगा। अर्थात ये है कि अगर आप ऐसा बच्चा जो काफ़ी तेज़ है, यानी किसी बातों को बहुत जल्दी समझ लेता है, तो आपका टीचिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि थोड़ा एक्टिव रूप से या फिर काफ़ी एक प्रॉपर वे से वो करना पड़ता है, जिसमें कि उसका क्वेश्चन को, उसके कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से तैयार करना है। ऐसे बच्चा जो मंद बुद्धि का है उसके लिए आप जो प्रोसेस अपनाते हो, प्रोसेस आपका किस प्रकार का है। ऐसा बच्चा जो एवरेज है ना। तो सभी बच्चे क्या होते हैं कि एक ही क्लास में बैठे हुए रहते हैं, तो सभी को लेते हुए क्या होता है, आपको टीचिंग प्रोसेस अपनाना होता है कि इसमें किस प्रकार के मेथड्स, किस प्रकार के स्किल्स, किस प्रकार के प्लानिंग आप कर रहे हैं ना। उन सभी चीज़ों को क्या होता है, ध्यान में रखना होता है। इस बात करते इसी में कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं अधिगमकर्ता की गुण की बात कर रहे हैं, दैट मीन सीखने वाले का गुण की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर किस प्रकार के गुण होते हैं। पहली बात करते हैं कि अधिगमकर्ता का मानसिक विकास, उसका मानसिक या बोल सकते हैं मेंटल डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, ये भी क्या होगा कि आपका टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करेगा। यही बात करते हैं क्या एज की बात करते हैं या फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो लर्नर है, जो सीखने वाला है ना, उसका एज किस प्रकार से, उसका फिजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, वो भी क्या करता है, आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित कर सकता है। वहीं अगर बात करते हैं क्या बौद्धिक विकास की भी बात करते हैं, तो भी क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। वहीं हम बात करते हैं क्या कि अधिगमकर्ता का जो रुचि है, उसकी जो आवश्यकताएँ हैं, उसका जो ज्ञान है, उसकी क्षमता है, उसका जो दृष्टिकोण है, ये सभी भी क्या करते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को में आपका ये सारे प्रभाव डाल सकते हैं। वहीं बात करते हैं करिकुलम की बात कर रहे हैं या फिर टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या है कि आपका अधिगमकर्ता के गुण के अंतर्गत ही आता है कि ये सारी चीज़ें हम किस प्रकार से देखते हैं। इस साथ में क्या होता है आपका सोशल या इकोनॉमिक्स या फिर कल्चरल लेवल ऑफ लर्नर की बात करते हैं कि जो सीखने वाला है वो किस प्रकार से समाज में अपना स्थान बना के रखता है, किस प्रकार से आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, किस प्रकार का उसका सांस्कृतिक स्तर है। इन सभी चीज़ें भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। ये सारे पॉइंट को हम लोग एक डील करने वाले हैं, समझने भी वाले हैं। साथ में क्या होता है तकनीक की बात भी करते हैं कि आपका विद्यालय है तो विद्यालय में किस प्रकार की सुविधाएं हैं, किस प्रकार का वहाँ का इन्वायरमेंट है, इन सभी के बारे में समझने वाले हैं। तो आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत जो सीखने वाला होता है, जो अधिगमकर्ता होते हैं, जो लर्नर होता है, उसके गुण किस प्रकार से सारी चीज़ें में देखने को मिलता है, इन सभी को समझने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या कि अधिगमकर्ता का मानसिक विकास। तो अधिगमकर्ता का मानसिक विकास का अधिगम प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अब जिस बच्चे का जिस प्रकार का मेंटल डेवलपमेंट है उसी प्रकार से वो सीखने का प्रोसेस में आता है। कोई बच्चा ऐसा है जिसका मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो आसानी से किसी बात को आप समझाइएगा तो बच्चे उस चीज़ को, सारी चीज़ों को सीख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है। कोई बच्चा ऐसा है जो थोड़ा मंद बुद्धि का है, तो उसको आप किसी चीज़ को समझाना होगा तो काफ़ी आपको एक सिस्टम वे में या फिर उसको विभिन्न तरह के मेथड्स, विभिन्न तरह के स्किल को यूज़ करते हुए सिखाना होता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो उसको सिखाने के लिए आप एक सिस्टम बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस अपनाते हैं जो काफ़ी आसानी से वो सारी चीज़ों को सीख लेता है। तो यहाँ पे कहा है कि आपका मेंटल लेवल जो है, मेंटल लेवल मतलब क्या, मेंटल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि उसका जो मानसिक विकास होता है, वो मानसिक विकास अगर सही तरीके से हो रहा है दैट मीन्स कह सकते हैं कि आपका अधिगम प्रक्रिया भी क्या होगा, एक काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है। तो जिस प्रकार का मेंटल डेवलपमेंट होता है उसी प्रकार से आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी क्या होगा, प्रभावित होगा। अब किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलता है, अगर बालक के विभिन्न शारीरिक अवस्थाएं की बात करते हैं, चाहे बाल अवस्था बात कर रहे हैं, किशोरावस्था बात कर रहे हैं, है ना, या फिर युवावस्था या प्रौढ़ावस्था की बात कर रहे हैं, तो इन सभी में क्या होता है, उसके मानसिक योग्यता भी भिन्न भिन्न होते हैं। अब छोटा सा बच्चा जो होता है आपका शैशव अवस्था का बच्चा है, उसका मेंटल लेवल अलग होता है। बाल अवस्था मतलब के बच्चे होते हैं, उसका मेंटल लेवल अलग होता है। किशोरावस्था जानते हैं हम लोग, किशोरावस्था के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए थे, तो इसका जो मेंटल लेवल होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है। एक मैच्योर पर्सन का मेंटल लेवल बिल्कुल अलग होता है। तो सभी परिस्थिति में क्या होते हैं कि उसका मेंटल लेवल जो है बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलेगा। मेंटल लेवल का मतलब क्या है कि उसका जो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है वो अलग तरीके से हो रहा है। एक बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसका जो सोच, उसके समझने के तरीके, उसका जो इंटरेस्ट है वो सभी बिल्कुल जो है किशोर अवस्था की तुलना में काफ़ी अलग देखने को मिलेगा। तो वही बात कहा गया है कि मेंटल डेवलपमेंट की बात की जा रही है ना, मानसिक विकास की बात की जा रही है। तो विभिन्न अवस्थाओं में क्या होते हैं, उसका जो रुचि, उसकी रुचि, उसका दृष्टिकोण, उसका किसी के प्रति उसकी अपनी चाहत है ना, वो सभी क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग इसी में कि अधिगम प्रक्रिया भी
अधिगमकर्ता के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। तो वही बात कहा गया है कि जिस अवस्था के बच्चे हैं, चाहे वो बाल अवस्था के बच्चे हैं, किशोरावस्था के बच्चे हैं, तो जिस अवस्था के बच्चे हैं, जिस एज के बच्चे हैं, उसी एज के आधार पे उसी तरह का आपको टीचिंग स्किल का, मेथड्स का, है ना, उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। आपका टीचिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, उस बच्चे के एज पे, उस बच्चे का जो मेंटल लेवल है ना, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको टीचिंग करना होता है। तो अधिगमकर्ता का जो स्मृति की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं, उसका थिंकिंग की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से वो ध्यान देता है, किस प्रकार से तर्क क्षमता की बात कर रहे हैं, कल्पना शक्ति की बात कर रहे हैं, निरीक्षण शक्ति की बात कर रहे हैं, इत्यादि के अधिगम पर विशेष प्रभाव पड़ता है। आप जो भी चीज़ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो भी टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट हो गए जहाँ पे क्या होगा, आपको मेमोराइज करने की आवश्यकता होती है। किसको? बच्चे को। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए उसका मेंटल डेवलपमेंट अगर सही तरीके से नहीं है, तो एक बात को आप बोलिएगा तो बार बार क्या होता है, आपको रिपीट करना पड़ेगा, अब बच्चे को याद करवाना पड़ेगा। कोई बच्चा है जिसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छी तरह से हुआ है, तो उसको एक बार में बोलिएगा तो सारी चीज़ों को वो समझ जाएगा। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ पे क्या होता है, थिंकिंग करने की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको विभिन्न तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बच्चे को समझाना होता है। तो जिस प्रकार का बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट रहेगा, उसी प्रकार से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, है ना। ध्यान करने की बात करते हैं, तर्क क्षमता की बात करते हैं, कल्पना शक्ति की बात करते हैं, निरीक्षण शक्ति की बात करते हैं। इस प्रकार की विभिन्न तरह की चीज़ें जो है अधिगमकर्ता अर्थात जो लर्नर है, वो सभी चीज़ें इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आपका अधिगम प्रक्रिया में या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपको विशेष रूप से प्रभाव डालता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ होने वाले अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से होती है। अर्थात यह है कि ऐसे बात कर रहे हैं कि जिसका मेंटल रूप से वो स्वस्थ है ना, हेल्दी है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपका काफ़ी ज़्यादा सही रूप से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, अधिगमकर्ता की आयु, शारीरिक विकास, एज एंड मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। तो यहाँ पे क्या बात कहा गया है, उसके एज की बात की गई है। दूसरी बात क्या कही है, उसके फिजिकल डेवलपमेंट की बात की है। तो फिजिकल डेवलपमेंट और एज, ये दोनों किस प्रकार से प्रभावित करता है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, इसको समझते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिगमकर्ता की जो आयु है वो को भी क्या होते हैं, उसको प्रभाव डालता है। ठीक है, किस प्रकार के, किस एज के बच्चे हैं, जिस एज के बच्चे हैं वहाँ पे उसी प्रकार का आपका मेथड्स, उसी प्रकार के टीचिंग स्किल्स, उसी प्रकार का प्रोसेस को आपको अपनाना होता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता के शारीरिक आयु को भी ध्यान रखना चाहिए तथा उनकी आयु के अनुसार ही अधिगम होना चाहिए। तो जिस एज के बच्चे हैं, ऐसा बच्चा जो आपका बोल सकते हैं कि बाल अवस्था का बच्चा है, तो उस एज का जो बच्चे होते हैं उसको किस प्रकार से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत लाएं, उसको किस प्रकार से किस चीज़ को सिखाएं, उसमें कौन सा मेथड्स यूज करें, कौन से टेक्निक यूज करें, कौन से स्किल्स को यूज करें, कौन सा आपका टीचिंग ऐड का यूज करें, इन सभी चीज़ें क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस बात करते हैं यहाँ पे कि शिक्षण विधियाँ एवं दृश्य सामग्रियों का प्रयोग भी अधिगमकर्ता के आयु के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे कि अभी आपको हम बताएं कि कौन से मेथड्स का यूज कर रहे हैं, कौन से स्किल्स का यूज कर रहे हैं, किस प्रकार के सहायक सामग्री का यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या होना चाहिए, उसके एज के अनुसार होना चाहिए। मतलब जिस एज के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं उसी एज के जो मेंटल लेवल है, उसको बोल सकते हैं, उसका जो फिजिकल और मेंटल लेवल है, उसी आधार पर क्या होना चाहिए, आपका टीचिंग प्रोसेस भी होना चाहिए। तो इस बात करते हैं क्या, अधिगमकर्ता की रुचि, उसकी आवश्यकताएं, ज्ञान, क्षमताएं और अभिवृत्ति तथा दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता का जो रुचि होता है, उसका पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज जो होते हैं, ठीक है, उसकी क्षमता की बात करते हैं, उसकी आवश्यकताओं की बात करते हैं, उसकी अभिवृत्तियों तो विशेष रूप से क्या उसकी भूमिका होती है। तो सबसे पहले क्या है कि जब टीचिंग प्रोसेस में आते हैं हम लोग, है ना, अधिगम प्रक्रिया में आते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आते हैं, तो उसमें जो लर्नर होते हैं, जो सीखने वाला होता है, तो उसकी जो रुचि होती है उसको ध्यान रखना होता है, वो कितना चीज़ जानता है उस मैटर पे, उसको ध्यान रखना होता है, उसकी कितनी क्षमता है इसको ध्यान रखना होता है, उसकी क्या आवश्यकता है उसको भी ध्यान रखना होता है। मतलब कह सकते हैं कि आप जब पढ़ाने के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो आप सब जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को पहले कनेक्ट करना पड़ेगा उसके रियल लाइफ से, है ना। बच्चे जिस एज में है उस एज में उस तरह के टॉपिक को किस प्रकार से रिलेट कर सकता है, उसके जो प्रीवियस नॉलेज है क्या है, उसके आधार पर क्या होता है उसको रिलेट करना होता है। क्या बोलते हैं प्रस्तावना प्रश्न। आप जब भी कहीं टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो आप लोग 3rd सेमेस्टर में जो है वहाँ पे आप लेसन प्लान बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है आपका प्रस्तावना प्रश्न होता है। वो क्या करता है कि बच्चे का रियल जो टॉपिक पे जितना जानता है
उसके बाद उस टॉपिक में और क्या क्या बताना है उससे हमको क्या करना पड़ता है, एक रिलेशन बनाना पड़ता है, जिससे क्या करते हैं हम लोग वहाँ से बच्चे को और बेहतर रूप से सारी चीज़ों को बता भी पाते हैं, समझा भी पाते हैं। उसके जीवन में जो भी चीज़ का उसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है उन सभी के बारे में हम लोग वहाँ पे बताते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। साथ में क्या होता है, उसकी रुचि की बात करते हैं। तो क्लास में आप जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उसका इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ने का, तो वहाँ पे क्या होता है, टीचर की बहुत सारा स्किल्स का यूज करते हुए, विभिन्न तरह का मेथड्स को यूज करते हुए, है ना, एक अच्छा इन्वायरमेंट को तैयार करता है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अपनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक सिस्टम से आपको देखने को मिलता है। इस बात करते हैं क्या, रुचि बढ़ाने के लिए दृश्य श्रवण सामग्री, नवीन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ये है कि आपका शिक्षण सामग्री जो भी आप लेके आ रहे हैं, आपका किस प्रकार का मॉडल है, आपका किस प्रकार का चार्ट पेपर है, आप किस प्रकार से किसी चीज़ को समझा रहे हैं, कोई डायग्राम लेके आए हुए हैं, तो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक रुचि को बढ़ाने के लिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। साथ में आपका जो टेक्निक है वो हमेशा क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। इससे बच्चे को हमेशा लगे कि कुछ आज नया सीखने वाले हैं, तो इस तरह का आपको प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। तो छात्र की विभिन्न आवश्यकताओं के साथ साथ व्यावसायिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ सिखा रहे हैं बच्चे को, है ना, उसको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उसकी रियल लाइफ से वो कनेक्ट हो सके और उस चीज़ को वो बच्चे एनालाइज कर सके या उस चीज़ को अनुभव कर सके। ये सारी चीज़ सीखने के बाद हम यहाँ पे इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ता है परसेंटेज, तो परसेंटेज पढ़ने के साथ में वो रिलेट कर पाता है कि सारी चीज़ों को सीखने के बाद हम मार्केट में कहीं जाते हैं तो बहुत जगह सेल लगा रहता है, 50% ऑफ, 60% ऑफ। तो वहाँ बच्चे क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों को, सीखे हुए चीज़ों को वहाँ पे इस्तेमाल करके, है ना, इसी समझते हैं कि इसमें कितना % का ऑफ हुआ, इसमें कितना % का प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना % का लॉस हो जा रहा है ना। इन सभी चीज़ों का क्या होता है, वहाँ पे उसको सीखने का मौका मिलता है। इस बात करते हैं इसी में कि प्रत्येक छात्र के अधिगम की क्षमताएं भिन्न भिन्न होती है तथा अधिगम प्रक्रिया में छात्र की क्षमताओं का भी ध्यान रखना होता है। तो प्रत्येक छात्र मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का जो है अधिगम की क्षमता, मतलब सीखने का जो कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे की जो क्षमता होती है, बच्चे की जो कैपेसिटी है किसी चीज़ को समझने का, किसी चीज़ को सोचने का, है ना, तो उन सभी का भी क्या होता है, बच्चे को ध्यान रखना, टीचर को ध्यान रखना होता है जब भी वो टीचिंग प्रोसेस में आते हैं तब। तो विषय वस्तु के प्रति जो अधिगमकर्ता का जो दृष्टिकोण है, उसकी जो अभिवृत्ति है, उस सभी का महत्व भी रखी जाती है। तो आपका विषय वस्तु मतलब क्या, जो भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उन सभी टॉपिक के बारे में बात हो रहा है कि जो भी आपको टॉपिक लिए हुए हैं उस टॉपिक को किस प्रकार से बच्चे को समझाना है, उन सभी के बारे में क्या होता है, विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। वही हम बात करते हैं इसी में, या तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अधिगम प्रक्रिया या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की जो अभिवृत्ति होती है उसको भी ध्यान रखना होता है। और इस प्रकार से ये आवश्यक हो जाता है कि अधिगमकर्ता की जो रुचि होती है, उसकी जो आवश्यकताएं होती है, उसकी जो ज्ञान होती है, उसकी जो क्षमताएं होती है, उसकी जो अभिवृत्ति होती है, उन सभी के अनुसार ही आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रूप से आप कर पाएंगे और बच्चे को जो चीज़ सिखाना चाहते हैं, बच्चे मतलब क्या, जो व्यक्ति को आप सिखाना चाहते हैं वो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझा भी पाएंगे और उसे सिखा भी पाएंगे। इस बात करते हैं क्या, अधिगमकर्ता का बौद्धिक विकास की बात हो रही है ना, आप बात कर रहे हैं उसके बौद्धिक विकास का, इसमें किस प्रकार से इसका रोल होता है इसके बारे में समझते हैं। तो अधिगमकर्ता मतलब जो सीखने वाला है उसका बौद्धिक विकास या बुद्धि लब्धि का भी अधिगम का प्रभाव पड़ता है। तो सबकी बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है ना, तो जितने भी बच्चे होते हैं सभी का बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। तो जिस प्रकार के बच्चे का बुद्धि लब्धि होती है उसी प्रकार से वो सारी चीज़ों को सीखने के लिए कैपेबल होता है, या फिर बोल सकते सीखने के लिए सक्षम होता है। तो जिसका IQ लेवल ज़्यादा होता है तो वो जल्दी से कोई चीज़ को सीख लेता है और प्रत्येक चीज़ों को अपने मस्तिष्क में बैठा के बहुत लंबे समय तक वो सारी चीज़ों को याद रख पाता है, या फिर वो सारी चीज़ों को समझ के, है ना, वो सारी चीज़ों के अनुसार सारी चीज़ों को कर भी पाता है। जैसे कि बच्चा ऐसा है जिसका मेंटल लेवल बहुत अच्छा है, IQ लेवल बहुत अच्छा है, तो कोई भी चीज़ को वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद क्या होता है, आप उससे 6 महीना 7 महीना 8 महीना बाद भी पूछिएगा तो सारी चीज़ों को बता देंगे। ठीक है, तो ये बात का है कि जिसका IQ लेवल मान ली कम है, किसी चीज़ को बताते हैं, बताने के बाद आप तुरंत उससे 2 घंटा 3 घंटा बाद पूछिएगा तो वो नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ों को समझ तो लिए, सब कुछ कर तो लिए, उसके बाद भी क्या होता है कि उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो कोई चीज़ों को लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में बैठा के रख सके। दैट मीन्स कह सकते हैं उसका जो IQ लेवल क्या है कि थोड़ा सा कम है, जिस कारण से क्या होता है उसे समझने की क्षमता भी कम होती है, किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता भी कम होती है। मतलब विभिन्न तरह से आपको देखने को यहाँ मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग
कि अधिगमकर्ता का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर क्या होता है। तो अधिगम प्रक्रिया या फिर बोल सकते हैं कि शिक्षण, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होते हैं कि जो अधिगमकर्ता का जो पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक परिवेश है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या काफ़ी ज़्यादा प्रभाव उसको देखने को मिलता है। तो बच्चे का जो इन्वायरमेंट है, जहाँ बच्चे रह रहा है, बच्चा का जो फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार का है, बच्चे का सोसाइटी किस प्रकार का है, बच्चे का आर्थिक कंडीशन किस प्रकार से, बच्चे जिस परिवेश में उसमें उस परिवार में किस प्रकार आर्थिक कंडीशन है, वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश किस प्रकार का है, ये सभी क्या होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। या फिर बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ आप सिखाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसको प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र के इन तत्वों को भी ध्यान में रखना होता है कि जब भी टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत रहते हैं तो इन सभी को चीज़ों को भी विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 6, पाठ्यचर्या तथा पाठ्य पुस्तक। तो आपका जो टेक्स्ट बुक है, आपका जो करिकुलम है वो किस प्रकार से प्रभाव डालता है इसके बारे में समझेंगे। तो पाठ्यचर्या को शिक्षा का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। मान लीजिए ठीक है, आपका जो करिकुलम है वो कितना होता है कि एजुकेशन का तीसरा पॉइंट कहा जाता है, तीसरा ध्रुव कहा जाता है। तो दूसरा और पहला दूसरा कौन होते हैं, एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है। ठीक है, स्टूडेंट टीचर होता है, उसके बाद फिर क्या होता है आपका करिकुलम होता है। ये 3 पॉइंट होते हैं, तीनों पॉइंट क्या होते हैं जैसे मिला हुआ रहता है, जिसमें कह सकते हैं कि जो करिकुलम की बात की जा रही है तो करिकुलम क्या है आपका तीसरा ध्रुव है, मतलब तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिलता है। अतः कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम का जो प्रभाव है वो अधिगम पर विशेष रूप से क्या होता है पड़ता है, और पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु भी क्या होते हैं कि अधिगम प्रक्रिया को या फिर अधिगम प्रक्रिया में महत्व रखता है। ठीक है, तो इस बात करते हैं इसी में कि यदि पाठ्य वस्तु अधिगमकर्ता के आयु की योग्यता या फिर उसकी रुचि, उसकी क्षमता या फिर उसकी अभिरुचि के अनुसार नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे उस सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते, उस सारी चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। इसलिए जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आते हैं तो उसका जो करिकुलम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अर्थात कि जिस एज के बच्चे हैं, जो सीखने वाला है उसका एज क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, उसी के अनुसार क्या होना चाहिए उसका पाठ्यक्रम या उसका जो करिकुलम है वैसे होना चाहिए, जिससे क्या होगा सफलतापूर्वक जो बच्चे हैं आसानी से कोई चीज़ को सीख पाएंगे। ठीक है, इस बात करते हैं यहाँ पे कि इस प्रकार से प्राप्त अधिगम अधिक क्या बोलते हैं स्ट्रांग भी होता है और बहुत लंबे समय तक अस्थायी भी रहता है। तो विषय वस्तु छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक स्तर पर होने वाले जो अधिगम है वो आसानी से हो सकती है, और पाठ्यक्रम के अनुसार ही विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। जिस प्रकार का आपका पाठ्यक्रम है उसी प्रकार से क्या होना चाहिए आपका विषय वस्तु का भी चयन करना चाहिए। अतः हम यह कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि छात्रों को ग्रहणशीलता या फिर बोलते हैं कि कोई चीज़ को सीखने की कैपेसिटी बढ़े और विषय वस्तु के प्रति उसको काफ़ी ज़्यादा सरलता से कोई चीज़ों को सीख पाए। इस तरह का आपका पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा भी होना चाहिए जो क्या होना चाहिए कि छात्रों के सामाजिक या फिर सामान्य जीवन के लिए उपयोगी हो। ऐसा पाठ्यक्रम ना बना दें जिससे कि बच्चे को वो सारी चीज़ें उसको सीखने के बाद वो अपने लाइफ में कहीं इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चे का जो रियल लाइफ में जितने भी चीज़ों की आवश्यकता वाली चीज़ें होती है उन सभी चीज़ों को वो सीख पाए, उन सारी चीज़ों को वहाँ पर प्रयोग कर सके। यदि पाठ्यक्रम का दैनिक जीवन से सीधा संबंध होगा तभी क्या होंगे छात्र जो अधिगम में उसकी रुचि लगेंगे, और अतः यह पाठ्यक्रम छात्रों के दैनिक जीवन के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, यह होना चाहिए। इस बात करते हैं कि पाठ्यक्रम की कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं तो अधिगमकर्ता के शैक्षिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, और शिक्षण सिद्धांतों जैसे सरल से कठिन की ओर पहला आपका सिद्धांत होता है क्या कि सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर की बात करते हैं, या फिर पूर्ण से अंश की ओर की बात करते हैं। जब क्या है टीचिंग का जो आपका अपना प्रिंसिपल होता है, इन सभी को क्या होना चाहिए ध्यान में रखते हुए आपको जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं बालकों के मानसिक और बौद्धिक स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम करिकुलम का निर्माण करते हैं तो निर्माण करने समय इस चीज़ को ध्यान रखना होता है कि आपका जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है ना, आपका जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है उसको ध्यान में रखना होता है, और जो थ्योरी है उसको ध्यान में रखना होता है। और क्या होना चाहिए कि बालक का जो मेंटल लेवल की बात करते हैं, उसके बौद्धिक स्तर की बात करते हैं, उसको भी ध्यान में रखना होता है, और उसी के अनुसार क्या होना चाहिए कि आपका पाठ्यक्रम का निर्माण या करिकुलम का निर्माण करना चाहिए। तो इस बात करते हैं कि विद्यालय में प्राप्त सुविधाएं, विद्यालय वातावरण की बात की जा रही है।
तो आपका स्कूल का इन्वायरमेंट और स्कूल में जो आपका फैसिलिटी है वो भी क्या करता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। वो देखिए किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो विद्यालय में प्राप्त सुविधाओं का अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। तो विद्यालय तथा शिक्षण संस्थानों में प्रयुक्त की जाने वाली संपूर्ण सामग्री अधिगमकर्ता के मस्तिष्क को प्रभावित करता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ के किस प्रकार की फैसिलिटी दिया जा रहा है बच्चे को, किस प्रकार से वहाँ पे इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, क्लास का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे आपका प्लेग्राउंड है या नहीं है, वहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था है या नहीं है। जिस प्रकार की आप फैसिलिटी की बात करते हैं, ज़रूरत जितनी ज़रूरत होती है स्कूल में, सारी चीज़ों की फैसिलिटी वहाँ पर है या नहीं, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं कि टीचिंग लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। अब इसकी सुविधाएँ क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात की गई है कि विद्यालय में पर्याप्त सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए। अब इसको समझते हैं। जैसे क्या होना चाहिए कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार के भवन, ठीक है, बहुत सारे जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग होना चाहिए। अब जिस प्रकार की बिल्डिंग की आवश्यकता है उस प्रकार की बिल्डिंग होनी चाहिए। प्रयोगशाला की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे पुस्तकालय या फिर लाइब्रेरी होनी चाहिए। खेल कूद संबंधी सामग्री जो है, जैसे कि खेल कूद में जितना बात कर सकते हैं, जितना तरह के आपका गेम्स होते हैं, सारे गेम्स से संबंधित आपको वहाँ पे सामग्री होना चाहिए, है ना। क्राफ्ट रूम होना चाहिए कि बच्चे को बहुत तरह की चीज़ें जो है पुरानी चीज़ों को देके कुछ नई चीज़ों का निर्माण करने के लिए वहाँ पे कुछ एक क्लास क्राफ्ट रूम भी होना चाहिए, जिससे बच्चे को नई नई चीज़ों को बनाने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि विद्युत संबंधी सुविधाएँ, मतलब कि वहाँ पर जो फैसिलिटी आपका इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी फैसिलिटी अच्छी होना चाहिए। जैसे लाइन कट गया, उसके लिए आप क्या सुविधा रखें, है ना, उसके लिए किस प्रकार का सुविधा आप दे रहे हैं, जितने क्लास हैं, जितने भी रूम्स हैं, बाहर सब जगह लाइट की व्यवस्था है या नहीं है ना, आप स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। विभिन्न तरह की चीज़ें जो होती है क्लास स्कूल में, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। छात्रावास की बात कर रहे हैं, वहाँ हॉस्टल की बात कर रहे हैं कि जिस स्कूल में अगर हॉस्टल है, हॉस्टल के सारा फैसिलिटी है या नहीं है। हॉस्टल में सभी तरह की चीज़ें से बेड की बात करते हैं, है ना, वहाँ पे लाइट की बात करते हैं, खाने की व्यवस्था की बात करते हैं, हर एक चीज़ें क्या होती है वहाँ पे देखना होता है। वहीं बात करते हैं कि गार्डनिंग की बात करते हैं, तो किस प्रकार का आपका गार्डन है, उस गार्डन को भी आपको ध्यान में रखना होता है कि बच्चे का जो गार्डन है, वहाँ पर जब बच्चा रह रहा है, जहाँ पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहा है, वहाँ का गार्डन किस प्रकार का, वहाँ का आपका गार्डन जो है किस प्रकार से है, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। पीने के पानी की बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं, या फिर अन्य विभिन्न तरह के जो सुविधाएं हैं उन सभी की बात करते हैं, उन सभी चीज़ों की व्यवस्था स्कूल में होना चाहिए। साथ में बात करते हैं कि अध्यापक निवास, ठीक है, विद्यालय में क्या होना चाहिए, टीचर्स जो रेसिडेंस की बात कर रहे हैं वो भी होना चाहिए, जिसमें कि अध्यापक की जितनी भी आवश्यकताएँ वाली चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें जो है स्कूल में प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। और वहाँ की कुर्सी की बात कर रहे हैं, शौचालय की बात कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें बात कर रहे हैं वो सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए, बच्चे को या फिर टीचर्स को विद्यालय में सारी सुविधाएं देनी चाहिए। वहीं बात करते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट में, ये सारी सुविधाएं था, अब टोटल आपका 10 सुविधाएं हैं जो स्कूल में होनी चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं क्या, विद्यालय का जो वातावरण है वो अधिगम के अनुकूल होना चाहिए। अब यहाँ इन्वायरमेंट की बात की जा रही है कि स्कूल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। तो स्कूल का इन्वायरमेंट इस प्रकार से होना चाहिए कि जब बच्चे कोई चीज़ को सीखना चाह रहे हैं तो आसानी से सीख सके, है ना। उसको सब तरह का फैसिलिटी होना चाहिए। कक्षा कक्ष एक ऐसा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को वहाँ पे बैठने में, किसी लंबे समय तक बैठना है, किसी चीज़ को सीखना है तो वो अपनी तरह से पूरी तरह से माइंड को कंसंट्रेट करके कोई चीज़ों को ध्यान से सीख सके, है ना, उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। तो छात्रों को सीखने खेलने के लिए मैदान होना चाहिए, है ना। प्रधानाचार्य या फिर अध्यापकों का व्यवहार जो है छात्रों के साथ एक अनुकूल होना चाहिए, मतलब कि छात्रों के साथ उसका जो बिहेवियर से काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हर चीज़ों को आसानी से कर पाएगा, ठीक है। वहीं बात करते हैं कि स्कूल के जितने भी कर्मचारी होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो सभी प्रधानाध्यापक के साथ मधुर संबंध होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें की दिक्कत हो रहा है, बच्चे को कुछ किसी तरह की आवश्यकता वाला चीज़ें हो रही है ना, कुछ सिस्टम को चेंज करना है, टाइम टेबल चेंज करना है, बच्चे की जो भी आवश्यकताएं वाली चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ों को किस प्रकार से उपलब्ध कराया जा सके। तो जो वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं और वहाँ के जो टीचर्स और वहाँ का जो स्टाफ होता है, इन सभी का बीच का जो रिलेशन है, इन सभी का बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा बना हुआ रहेगा। तो अध्यापकों का व्यवहार छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण या फिर मित्र भाव होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय वातावरण अनुकूल होने पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक सफल होती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए, ध्यान में रखना होता है। वही बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आपका तकनीक, किस प्रकार की टेक्निक की बात की जा रही है। तो शिक्षकों को शिक्षण सहायक सामग्री,
है ना। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए पाठ्य वस्तु को रोचक अग्राहक बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब ये है कि आप किस प्रकार से किसी टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा रोचक बना सकते हैं, किस प्रकार से किसी टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं, उसको आप ग्रैब कर सकते हैं कोई बच्चा। इस तरह का आपका टीचिंग स्किल्स या फिर आपका अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग करना, जैसे चार्ट पेपर हो गया, मॉडल हो गया, पॉइंटर हो गया, एंड आप बहुत सारी चीज़ें क्या होती है देखने को मिलता है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है। इससे क्या होता है कि आपका अधिगम की जो प्रक्रिया है वो शीघ्र ही होती है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावी या अस्थायी रूप से देखने को मिल सकता है। तो दृश्य श्रवण सामग्री का प्रयोग करते समय छात्रों के रुचि, उसकी आयु, उसके मानसिक स्तर, उसके इत्यादि को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे क्या हो शिक्षण सहायक सामग्री पाठ्य वस्तु के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे कि हर चीज़ों को वो आसानी से कर पाएंगे। वहीं बात करते हैं क्या कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने वाले के लिए जो शिक्षण तकनीक की बात की जा रही है उसमें निम्न प्रकार के जो सिद्धांत है उसको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि बात करते हैं क्या उपलब्धता का सिद्धांत, ठीक है। वहीं बात करते हैं क्या उपयोगिता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, अस्पष्टता का सिद्धांत, स्व तैयारी का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, बचत का सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत। ये सारे क्या है सिद्धांत हैं। मतलब क्या है कि जब बहुत सारे टेक्निक का यूज करते हैं, सारी टेक्निक में आपका जो इतना सारा प्रिंसिपल है वो सारे प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये समझे कि संदर्भ चर में जो अधिगमकर्ता का जो गुण है, ठीक है, अधिगमकर्ता में सीखने वाले का जो गुण है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।